हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं नए टॉपिक की। और हमारे पास जो टॉपिक है वो है समांतर क्रम संयोजन। क्योंकि हमारे पास जो टॉपिक चल रहा है वो है संधारित्रों का संयोजन। इससे पहले हमने श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ा, उसको बारीकी से समझा, किस तरह से जो धारता होती है वो किस तरह से निकाली जाती है, उस संयोजन में क्या सेम रहता है, क्या बदलता है। तो बेटा अब बात कर रहे हैं हम लोग समांतर क्रम संयोजन की। तो बेटा इसकी परिभाषा देखेंगे सबसे पहले कि संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें दो या दो से अधिक संधारित्रों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि सभी संधारित्रों की पहली प्लेटें बैटरी के धन सिरे से और दूसरी प्लेटें बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ी हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। बेटा समझ में आया कि मैंने कहा आपसे कि सभी संधारित्रों की पहली प्लेटें किससे जुड़ी हो? बैटरी के धन सिरे से, और दूसरी प्लेटें बैटरी की किससे जुड़ी हो? ऋण सिरे से जुड़ी हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। बेटा इसका उद्देश्य क्या होता है कि अधिक धारिता प्राप्त करने के लिए इस संयोजन का प्रयोग किया जाता है। अधिक धारिता प्राप्त करने के लिए इस संयोजन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट यह रहेगा कि इस संयोजन में सभी संधारित्रों के लिए आवेश का मान अलग अलग होता है, जबकि विभवांतर का मान कैसा रहता है? समान रहता है। तो इसी के आधार पर हम लोग क्या निकालेंगे? इसका मैथमेटिकल पोर्शन निकालेंगे। देखिए पहले हम डायग्राम से समझते हैं बेटा इसको। देखो बेटा, एक संधारित्र ये हो गया हमारे पास, छोटे छोटे ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और एक ये हो गया और एक ये हो गया हमारे पास। ठीक है बेटा, देखिए इसको, इस पर है प्लस क्यू आवेश रहेगा, इस पर प्लस क्यू आवेश रहेगा, इस पर क्या रहेगा? प्लस क्यू आवेश रहेगा। क्लियर बेटा सभी का? देखिए इधर इसको हमने धन आवेश दिया है, इसकी पहली प्लेटों में क्या है बेटा? धन आवेश है, और दूसरी प्लेटों पे क्या है? ऋण आवेश है। क्या है? ऋण आवेश। देखिए इस पे क्या है? ऋण आवेश है। तो बड़ा एक चीज देखिए यहां पर, इन संधारित्रों की पहली प्लेटों को ध्यान देना, ये C1 संधारित्र है, ये C2 है, ये C3 है। इन संधारित्रों की जो पहली प्लेटें हैं उन सबको किससे जोड़ा गया है? बैटरी के धन सिरे से, और दूसरी प्लेटों को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ा गया है। ये प्लस है, ये माइनस, और यहां बी वोल्ट विभवांतर है, बी वोल्ट विभवांतर है बेटा यहां पर। ठीक है, क्योंकि Q बराबर होता है CV। बेटा ये A पॉइंट रहेगा हमारे पास और ये रहेगा B पॉइंट। हमें A और B के बीच का तुल्य विभवांतर निकालना है। बेटा इसका जो विभवांतर रहेगा, इसका जो विभवांतर है, इसके लिए B रहेगा, इसके लिए भी कितना रहेगा? B रहेगा, और इसके लिए B रहेगा। ये Q1, Q2 और Q3 जो आवेश है सबके लिए कैसा है? अलग अलग है। बेटा डायग्राम समझ में आया सभी की में? हमारे पास C1, C2, C3 तीन संधारित्र हैं जिन्हें समांतर क्रम संयोजन में समायोजित किया गया है, जिसमें सभी संधारित्रों की पहली प्लेटें बैटरी के धन सिरे से और दूसरी प्लेटें बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ा गया है। बेटा इस संयोजन में सभी संधारित्रों के लिए विभवांतर का मान समान रहता है, जबकि आवेश का मान भिन्न भिन्न होता है।
देखिए बेटा इसको लिखते हैं, लिखेंगे संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें दो या दो से अधिक संधारित्रों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि सभी संधारित्रों की पहली प्लेटें बैटरी के धन सिरे से और दूसरी प्लेटें बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ी हो, तो इस संयोजन को क्या कहते हैं? समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है बेटा, ये परिभाषा हो गई। क्लियर है सभी का? मैं काफी बार बोल के बता चुका हूं आपको। अब बात करते हैं बेटा उद्देश्य की। इसका उद्देश्य क्या है? देखिए बेटा, उद्देश्य की बात करते हैं। इस संयोजन का उपयोग अधिक धारिता प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है बेटा, इस संयोजन का उपयोग अधिक धारिता प्राप्त करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट रहेगा, इस संयोजन में प्रत्येक संधारित्र का आवेश अलग अलग होता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट रहेगा, इस संयोजन में प्रत्येक संधारित्र का विभव समान रहता है। क्लियर सभी का? तो ये पॉइंट है बेटा, अधिक धारिता प्राप्त करने के लिए समांतर क्रम संयोजन का उपयोग किया जाता है। प्रत्येक संधारित्र का आवेश अलग अलग होता है और इस संयोजन में
प्रत्येक संधारित्र पर या संधारित्र का विभव कैसा रहता है, समान रहता है। लिखेंगे बेटा, माना C1 C2 C3 संधारित्रों को समांतर क्रम में संयोजित किया गया है तब प्रत्येक संधारित्र का आवेश निम्न होगा। तो देखो बेटा, हम आवेश निकालेंगे। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मेरे पास 3 संधारित्र हैं C1 C2 C3, जिन पर आवेश अलग अलग है और विभव का मान कैसा है, समान है, और इन्हें समांतर क्रम में जोड़ा गया है। समांतर क्रम में किस तरह से जोड़ा जाता है, मैंने आपको बता दिया है कि सभी संधारित्रों की पहली प्लेटों को बैटरी के धन सिरे से और दूसरी प्लेटों को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ा जाता है। तो हमें क्या निकालना है बेटा, आवेश निकालना है प्रत्येक संधारित्र का। देखिए इधर, मैं इस डायग्राम को हटा देता हूं। लिखेंगे पहले संधारित्र का आवेश, तो देखिए Q1 आएगा बेटा C1 B, क्योंकि B समान है और आवेश भी अलग है और धारिता भी क्या है, अलग है। ठीक है ना। समीकरण 1, दूसरे संधारित्र का आवेश, देखिए Q2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, C2B। समीकरण 2, तीसरे संधारित्र का आवेश, तो बेटा Q3 बराबर C3B। समीकरण 3। क्लियर है बेटा सभी का। तो एक चीज देखिए, अब हमें क्या निकालना है, संयोजन का कुल आवेश। तो Q के बराबर क्या होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। लिखेंगे इस संयोजन का कुल आवेश। तो देखिए बेटा, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो बेटा ये Q जो किसके इक्वल है, बैटरी का आवेश है बेटा। ये किसका आवेश है, बैटरी का। तो बैटरी का आवेश कितना होगा, Cb होगा। कितना होगा, Cb। मैंने लिखा है चित्र डायग्राम बनाया था, Q बराबर क्या लिखा था, Cb लिखा था। तो Cb इक्वल टू, देखो बेटा सभी को जोड़ देंगे, C1B प्लस C2B प्लस C3B। क्या कॉमन आ रहा है बेटा, B कॉमन आ रहा है, तो B को बाहर निकालेंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3। देखिए ये B से भी क्या हो गया, कैंसिल आउट। यदि इसको क्या मान लें हम, P मान लें, पैरेलल। ठीक है, तो क्या बचेगा बेटा हमारे पास, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो बेटा ये क्या निकल के आ गई, समांतर क्रम संयोजन की कुल धारिता। क्या निकल के आ गई, समांतर क्रम संयोजन की कुल धारिता। क्लियर है बेटा सभी का। ठीक है ना। तो बेटा लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, देखिए इसमें लिखेंगे यदि
एन संधारित्रों को एन संधारित्रों को एन संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो देखिए बेटा Cp इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट 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 प्लस Cn। तो ये वाली वैल्यू निकल के आएगी नहीं आएगी बेटा? क्लियर है सभी का? तो ये वैल्यू निकल करके आएगी। तो यहां से स्पष्ट क्या हो रहा है, एक बात समझ में आई कि समांतर क्रम संयोजन में परिपथ की कुल धारिता सभी अलग अलग संधारित्रों की धारिताओं के योग के बराबर होती है। लिखेंगे, अतः स्पष्ट है कि परिपथ की कुल धारिता परिपथ में लगे प्रत्येक संधारित्र की धारिता के योग के बराबर होती है। क्लियर बेटा? तो टोटल जो धारिता निकल के आ रही है परिपथ में, आपने जितने भी संधारित्र लगाए उनकी धारिताओं के योग के बराबर होती है। और श्रेणी क्रम में क्या होता था कि परिपथ की तुल्य धारिता जो थी, या परिपथ की तुल्य धारिता का व्युत्क्रम परिपथ में लगे प्रत्येक संधारित्र के व्युत्क्रम की धारिता के योग के बराबर होती थी। यहाँ पे क्या होती है, सीधी होती है, डायरेक्ट योग होता है इसका। क्लियर है बेटा सभी का? अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की। देखिए, महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करते हैं। टॉपिक रहेगा बेटा हमारे पास महत्वपूर्ण बिंदु, इन पर कुछ चर्चा करते हैं। देखिए, महत्वपूर्ण बिंदु देखिए बेटा, तो पहला पॉइंट तो यही रहेगा बेटा हमारे पास। नंबर 1, इसका उपयोग कब करते हैं बेटा? अधिक धारिता प्राप्त करने के लिए करते हैं। इसका उपयोग अधिक धारिता प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है ना? नंबर 2, इसमें विभव का मान समान जबकि आवेश भिन्न भिन्न होता है। नंबर 3 पॉइंट क्या रहेगा हमारे पास कि चूंकि Q बराबर होता है CV, तब तो सबके लिए बेटा अलग अलग होगा। तब Q1 रेशियो Q2 रेशियो Q3 बराबर हो जाएगा किसके? C1 रेशियो C2 अनुपात C3। क्लियर सभी के? ये इक्वल रहेगा। तो ये वाली चीज रहेगी। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट पॉइंट पर चर्चा करते हैं। आप देख लीजिए बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारे पास
देखिए नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 4 है बेटा, यदि समान धारिता C1 वाली संधारित्रों को वाले n संधारित्रों को समांतर, थोड़ा चल नहीं रहा है, समांतर क्रम में जोड़ा जाए तब, तो देखो बेटा एन सबकी धारिता कैसी है, समान है, और एन संधारित्र आपने समांतर क्रम में जोड़ दी। जैसे मैंने तुमसे कहा कि 1 माइक्रोफैरेड के 5 या 10 संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो आपसे कहेगा तुल्य धारिता कितनी होगी। भाई सबकी धारिता तो समान है, और कितने जोड़े आपने, 10 जोड़े, 15 जोड़े, 20 जोड़े, तो आपसे टोटल धारिता तो निकलवाएगा नहीं निकलवाएगा। तब उस स्थिति में आपको कुछ नहीं करना होता है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाना होता है। तो CB इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, NC1 हो जाएगा, ठीक है ना। कितने जोड़े, 10 है, और कितने का, 1, 5 का है, तो मल्टीप्लाई कर दो उससे, ठीक है। तो ये पॉइंट निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट समझिए बेटा इसको, जो नेक्स्ट पॉइंट है बेटा हमारे पास वो है कि यदि संधारित्र की प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ इस प्रकार भरा जाए कि मोटाई D पर कोई प्रभाव ना पड़े जबकि प्लेटों का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल परिवर्तित हो तो इस संयोजन को समांतर क्रम संयोजन लिया जाता है। ठीक है बेटा, कि संधारित्री प्लेटों के बीच में जो परावैद्युत पदार्थ है उसको इस प्रकार भरा जा रहा है कि जो प्लेटों की जो दूरी है, मोटाई है, या प्लेटों के बीच की जो दूरी है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, जबकि प्लेटों का जो क्षेत्रफल है उसमें क्या आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है, या ऐसी स्थिति जनरेट होती है। तो इस संयोजन को आपको क्या लेना है, समांतर क्रम संयोजन लेना है, और उसको इस तरह से हल करना है। देख लीजिए बेटा, डायग्राम से समझते हैं। ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, बेटा इसको हमने दे दिया प्लस आवेश, और इस पर रहेगा माइनस आवेश।
क्या रहेगा, माइनस आवेश रहेगा। तो देखिए बेटा, तो आपने क्या किया है कि आप जानते हैं इनकी बीच की दूरी तो कितनी है बेटा, डी है। कितनी है, डी। डी में तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन इनके क्षेत्रफल में क्या आएगा, परिवर्तन आएगा। इस टाइप से आएगा। देखिए बेटा, इसमें एप्सिलॉन R1, इसमें एप्सिलॉन R2, इसमें एप्सिलॉन R3। तो इसका एरिया बन गया A1, इसका बन गया A2 और इसका बन गया A3। क्लियर है। तो इस तरह से डिवाइडेशन इसका हो गया है। इसमें परावैद्युत पदार्थ भरा गया है। और क्लियर बेटा। तो इसको किस तरह से ज्ञात करना है आपको ध्यान देना। अब देखो बेटा, इसका जो एरिया है, इन प्लेटों का जो एरिया है वो 3 भागों में बट रहा है। कितने भागों में बट रहा है, 3 भागों में। कितने भागों में बटा है बेटा, 3 भागों में बटा। तब देखिए C1 की वैल्यू बात करेंगे तो C1 इक्वल टू कितना आएगा, A एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R1 अपॉन 3D। क्योंकि बेटा देखो 3D क्यों आया, ध्यान दीजिए बेटा इधर, क्योंकि जो प्लेटों का एरिया कितना है, टोटल A है। और कितने भाग हो गए बेटा इसकी, देखना। देखो सर भाई, आप ऐसे ही तो निकालते थे, मैंने अभी निकाला था आपको, A एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R1 अपॉन D, यही तो निकालते थे, है ना। तो A यहाँ पे क्या था, पूरा था। तो अब देखो बेटा, एरिया कितने भागों में बट गया, 3 में। तुम 3 प्लेट लगाइए तो कितने भागों में बटेगा, 3 में। अगर 4 लगाएंगे तो 4 भागों में बट जाएगा। तो 3D आ गया। C2 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, A एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R1 अपॉन 3D, यहाँ 2 हो जाएगा। और ऐसे ही यहां पर आएगा C3 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी बेटा A एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R3 अपॉन 3D। तब तुल्य धारिता तो Cp इक्वल टू, आप जानते हैं क्या होता है, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो देखो बेटा वैल्यू रखेंगे, ध्यान दीजिए, A एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R1 अपॉन 3D, A एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R2 अपॉन 3D प्लस A एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R3 अपॉन 3D। तो देखो बेटा क्या कॉमन आ रहा है यहां से, ध्यान दीजिए। ये डायग्राम मैं मिटा देता हूं, मैं आपको समझाने के लिए बनाया था केवल ये। तो देखो आगे देखिए बेटा, तो Cp इक्वल टू क्या कॉमन आ रहा है, A एप्सिलॉन 0 अपॉन 3D कॉमन आ जाएगा। और क्या बचेगा, एप्सिलॉन R1 प्लस एप्सिलॉन R2 प्लस एप्सिलॉन R3। तो ये वाली वैल्यू निकल करके आ जाएगी। ये क्या हो गई बेटा हमारे पास, तुल्य धारिता हो गई। देख लीजिए बेटा इसको एक बार, ये क्या आ गई, तुल्य धारिता निकल करके आ गई अपने पास। थोड़ा एक चीज और देखिए, यहां पर हमने एरिया सबके अलग अलग थे, इसका A1 A2 और A3, या A1 A2 और A3। ऐसे ही यहां पर एरिया चेंज होगा बेटा, यहां पर एरिया कॉमन नहीं आएगा यहां पर। तो इसको हम दोबारा से देख लीजिए। तो यहां पर आएगा एप्सिलॉन 0 A1 एप्सिलॉन R1 प्लस A2 एप्सिलॉन R2 और A3 एप्सिलॉन R3। तो ये वाली वैल्यू निकल करके आएगी। अगर आप यहां D का प्रयोग करेंगे तो मैं 3 भागों में अलग अलग बांट दिया इसको, तो 3 का ही प्रयोग कर सकते हैं और इनको हटा भी सकते हैं। ठीक है बेटा, देख लो इसको। तो बड़े हमारे पास क्या हो गया, समांतरम संयोजन हो गया। मैंने आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाया है।
आप इसको देख सकते हैं और इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी समझ में जरूर आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।